हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल। वेलकम टू माया ट्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो mayatuition.com पे विजिट कर सकते हैं। आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन के नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये है झांसी रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, झांसी रेलवे स्टेशन की नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रखा जाएगा। इसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है इसकी नाम बदलने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं उसे। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ये लखनऊ है। इसे ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। और यहाँ की कुल साक्षरता दर जो है 67.7% है और पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% है और महिलाओं की साक्षरता दर जो है ये 57.2% है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत ही यहाँ की साक्षरता दर है जो बहुत ही कम है। और ये यहाँ के जो विधानमंडल है ये द्विसदनीय है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ की जो वो प्रमुख पर्यटक स्थल है, जैसे ताजमहल हुआ, ताजमहल आगरा में है, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, काशी, इलाहाबाद, प्रयाग, रामबाग, ये सब पर्यटक स्थल है जो कि बहुत ही प्रमुख है। और यहाँ की जो वन्यजीव अभयारण्य है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय शोध संस्थान है उसे भी देखते हैं फ्रेंड्स। शोध संस्थान जो है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च। फ्रेंड्स, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भी लखनऊ में है। और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भी लखनऊ में है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये 4 अगस्त 1956 को हुआ था। ये भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। इस 4 अगस्त 1956 को भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया था। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत ने परमाणु युग में 4 अगस्त 1956 में उस समय प्रवेश किया जब देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया था, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अप्सरा जो है इसका पहले शुभारंभ किया गया था। इस रिएक्टर की डिजाइन एवं निर्माण भारत द्वारा किया गया था, परंतु इसके लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति जो है एक समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन द्वारा की गई थी। और एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को अप्सरा कहा जाता है और यह 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रम्बे परिसर में बना था, तो इसे ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। ये 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बना था। भारत में प्रथम विद्युतीय संयंत्र की स्थापना USA की सहायता से वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में की गई थी। फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र की तारापुर जो विद्युत संयंत्र संस्थान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने सोलर कोरोना का
पता लगाने के लिए सोलर एक्सरे इमेजर को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये हैं नासा के वैज्ञानिक जो हैं ये हाल ही में सोलर एक्सरे इमेजर को लॉन्च किया है, जो एक सक्सेसफुल उनका लॉन्च जो है ये सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने सब ऑर्बिटल उड़ान पर साउंडिंग रॉकेट के माध्यम से एक परिष्कृत एक्सरे सोलर इमेजर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है कि कैसे सूर्य का कोरोना पृथ्वी के मूल तारों की वास्तविक सतह की तुलना में इतना गर्म होता है। तो फ्रेंड्स ये जो पृथ्वी का कोरोना है, ये अभी कोरोना महामारी चल रहा है उसकी बात नहीं की जाती है। जो ये पृथ्वी की जो बाहरी लाइट होता है उसे कोरोना बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अलबामा के हॉट्सविले में मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के डेवलपर्स मिशन को मॉकेस्को कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो वो नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर है, इसे इसकी डेवलपमेंट मिसाइल को मैकिस्को कहते हैं। मार्स ग्रीज इंसिडेंस एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इस न्यू मैकिस्को में वाइट सैंड मिसाइल रेंज को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स वाइट सैंड मिसाइल रेंज के साथ इसे लॉन्च किया गया है और मैकिस्को मिशन ने अपनी पेलोड को भेजा, जिसमें एक बड़े शक्ति वाला कैमरा, टेलीस्कोप, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर शामिल है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय विदेश मंत्री से अपील की कि अफगान संकट में है और सुरक्षा परिषद की विशेष सत्र को बुलाया जाए। फ्रेंड्स ये जो देश है अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ये भारत के विदेश मंत्री से यह आग्रह किए हैं कि ये अपील किए हैं कि जो अफगान है ये संकट में है और इसके लिए इसकी सुरक्षा के लिए विशेष परिषद की सत्र को बुलाया जाए। फ्रेंड्स मैं पहले वीडियो में बताई हूँ कि जो भारत है ये यूएसए की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके कारण ही अफगानिस्तान के जो वो विदेश मंत्री हैं ये भारत के विदेश मंत्री को फ़ोन करके ये बात कही है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात के चलते 1.8 करोड़ लोग गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहे हैं। तालिबान के खूनी हमलों से 3000 लोग मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष भारत से सुरक्षा हालात पर आपात पत्र बुलाने का आग्रह किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ आतमर ने भारतीय विदेश मंत्री को फ़ोन कर, फ्रेंड्स ये ध्यान में रखिएगा कि जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं उनका नाम हनीफ आतमर है, तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ सकता है। विदेश मंत्री को फ़ोन कर यूएन और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अधिक सक्रिय भूमिका अदा करने की अपील की है। फ्रेंड्स यहाँ पर अफ़गान में तालिबानों की हमला से ये अफ़गानिस्तान संकट में है, जिसके कारण इन्होंने आग्रह किया है भारत के विदेश मंत्री से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। चलिए, हाल ही में किस देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास की गति में सबसे आगे है? फ्रेंड्स जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे आगे देश है ये चीन है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में जो वो सबसे आगे देश हैं वो चीन है। और चलिए इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। वर्ष 2021 वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था महासभा 2 से 3 अगस्त तक पेजिंग में
हुई। फ्रेंड्स, पेइचिंग में 2 से 3 अगस्त की ये डिजिटल अर्थव्यवस्था महासभा हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट को। इस महासभा में दूरसंचार अध्ययन संस्थान द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था श्वेत पत्र के मुताबिक चीन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास की गति विश्व के पहले स्थान पर है और चीन दूरसंचार अध्ययन संस्थान के महानिदेशक यू सयोह्यू ने बताया। फ्रेंड्स, ये जो यहाँ की चीन के दूरसंचार अध्ययन संस्थान के जो महानिदेशक हैं, इनका नाम सयोई हैं, तो इसे सयोहू हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि में अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है। इन्होंने बताया कि आकार की दृष्टि में जो है अमेरिका सबसे पहले स्थान पर, लेकिन चीन डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 54 खरब डॉलर से अधिक हैं, जो दूसरे स्थान पर हैं। पर इस क्षेत्र में चीन की वृद्धि 9.6% है, जो पहले नंबर पर है। इसके कारण ही चीन पहले नंबर पर है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, दिल्ली के जो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो हाल ही में दिल्ली रेट ऑफ 2047 को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये क्या है और इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली रेट 2047 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका मकसद इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी बढ़ाना है। फ्रेंड्स, ये जो लॉन्च किया गया है, इसका मकसद जो है ये इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी को बढ़ाना है। यह राज्य के बजट 2021 से 2022 में शामिल आम आदमी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार है। फ्रेंड्स, ये आम आदमी पार्टी के जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उसके अनुसार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं की उन क्षेत्रों और उन सेक्टर की एक सूची बनी है, इनके सभी के समाधान निकालें। तो फ्रेंड्स, इनका यही मकसद है कि उन्होंने एक सूची बना ली है सभी सेक्टर से और इसके समाधान के लिए इसे लॉन्च किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी के ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, ये हैं प्रियंका चोपड़ा को जो लग्जरी ब्रांड बल्गेरी है, इन्होंने इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो चलिए इनसे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने हाल ही में कहा है कि उसने एक्टर प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी ने कहा है कि प्रियंका चोपड़ा महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश के मुद्दों पर ध्यान देने के साथ ही दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने के लिए रोमन हाई ज्वेलरी का सपोर्ट करेगी। फ्रेंड्स, ये रोमन कंपनी है जो कि एक हाई ज्वेलरी कंपनी को सपोर्ट करेगी। इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी अपनी ज्वेलरी, जेम्स, घड़ियों और परफ्यूम के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही लेदर के सामान बनाती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? फ्रेंड्स, ये एक कथकली की कलाकार थी जिनका अभी निधन हाल ही में हुआ है। तो ये हैं
नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी। फ्रेंड्स इसे ध्यान में रखिएगा, इनका नाम जो है बहुत लंबा है। तो चलिए इनसे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। संगीता नाटकर अकादमी पुरस्कार में से सम्मानित कथकली कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक, च्युनन थड़ी, लाल दाढ़ी पात्रों के लिए पहचाने जाने वाली नेल्लियोड वासुदेव नंबूदिरी ने बट्टमुदी और पेनाकारी की भूमिका भी निभाई और इसके लिए काफ़ी सराहनीय भी हुई। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ये सब की भूमिका निभाई है। नेल्लियोड को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, फ्रेंड्स इनको केंद्रीय जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, इनको ये मिला है। और केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। केरल राज्य कथकली पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसलिए बहुत ही मशहूर हैं, तो वो इसे ध्यान में रखिएगा, जो इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? तो फ्रेंड्स ये है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने जो वो रमी और पोकर ऑनलाइन गेम है, इस पे प्रतिबंध लगाने को कानून को रद्द कर दिया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है और पीठ ने TN गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के भाग 2 के असंवैधानिक घोषित किया, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दाव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसे ध्यान में रखिएगा। पीठ ने कहा कि जिस संशोधन को रद्द किया गया है उसे कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जो कि तर्कहीन रूप से किया गया हो। पीठ ने कहा कि इसलिए यह अदालत संविधान के उल्लंघन के रूप में संशोधन को पूरी तरह से रद्द करती है। तो इस सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी की श्रेणी में डाल दी हैं? तो फ्रेंड्स ये हाल ही में 24 जो विश्वविद्यालय हैं इन्हें फर्जी श्रेणी में डाला गया है। तो चलिए इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, फ्रेंड्स केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान 2 अगस्त को जानकारी दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया है और 2 और संस्थान पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। सभी इनके खिलाफ कोर्ट में मामला अभिन्न इनके खिलाफ कोर्ट में जो है मामला विचाराधीन है। और इसके अलावा भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारतीय योजना और प्रतिबंध संस्थान IIPM कुतुब एन्क्लेव नई दिल्ली नामक 2 और संस्थान भी UGC अधिनियम 1956 का उल्लंघन का काम कर रहे थे। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी में जो विश्वविद्यालय हैं ये फर्जी घोषित किए गए हैं। यहाँ विश्वविद्यालय 8 फर्जी घोषित किए गए हैं यूपी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और IIPM नई दिल्ली के मामले अदालत में विचाराधीन है। फ्रेंड्स दिल्ली के भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि फर्जी घोषित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही।